टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जैसे ही ट्रंप से यहां पर रिश्ते बिगड़े हैं, यूरोपियन यूनियन यूक्रेन से एकदम पास आया है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। $100 बिलियन देगा यूरोपियन यूनियन। अच्छा खासा पैसा है। हथियारों का नया जखीरा भेजने का ऐलान भी संभव है, यह जानकार बता रहे हैं। बिग वॉल पे आते हैं। बिग वॉल पर जल्दी से आपको रक्षा बजट की बात करें तो रूस की तुलना में यूरोपियन यूनियन पीछे है। कैसे, ये समझाते हैं। आप समझिए, रूस अपनी जीडीपी का 42%, मतलब शायद ही कोई देश होगा जो इतना पैसा अपनी जीडीपी का डाल रहा होगा डिफेंस में। 462 बिलियन डॉलर, यानी इंडियन करेंसी में देखें तो 40,15,000 करोड़ रुपए का है। 1-2 साल पहले ये हमारा यूनियन बजट का साइज हुआ करता था। उधर अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये जीडीपी का 12% डालते हैं। हालांकि इनका जो साइज है, अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें तो ज्यादा कम नहीं है। ये भी करीब 39,71,000 करोड़ रुपए अपना डिफेंस में यूरोपियन यूनियन डाल रहे हैं, लेकिन वहां इतने सारे देश हैं और ये अकेला है। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या यूरोपियन यूनियन अपनी पूरी ताकत रूस को रोकने में लगा देगा? क्या लगता है अमिताभ जी आपको, पूरी ताकत लगा देगा यूरोपियन यूनियन, या यूरोपियन यूनियन यहां पर कोशिश करेगा कि किसी तरह इस बला को टाला जाए, क्योंकि हालात बिगड़ गए? देखिए, पहली चीज, रूस को थ्रेट यूरोप को थ्रेट रूस से पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एक एक स्टेट्स को आइडेंटिफाई करेगा। फिनलैंड, अगर उसकी सेना देखें कितनी है, 22,000। एस्टोनिया सेना कितनी है, 7800। लिथुआनिया कितनी सेना है, 22,000। लाटविया 28,000। मोल्दोवा 6,500। तो आप समझ सकते हैं कि जितने बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं यूरोप के जो लगते हैं रूस के साथ, उन सबकी संख्या बहुत है और ओवरनाइट उनको ओवररन कर सकता है रूस अगर चाहे तो। लेकिन यूरोप, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि यूरोप पर अटैक करता है रूस, तो यूरोप क्या करेगा? इस समय नेटो डिसबैंड नहीं हुआ है, नेटो अभी भी है। तो नेटो का आर्टिकल 5 यहां पर इंपोज होगा ही। अमेरिका को किसी ना किसी तरह इस शर्त पर आना ही होगा, उससे वो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप तो नेटो को मानते ही नहीं है। नहीं, नेटो को माने ना माने, अभी तक उन्होंने नेटो तोड़ा नहीं है, इसलिए उसका वायलेशन नहीं। अभी भी जर्मनी में उनके 60,000 सोल्जर्स हैं। अभी भी टर्की में अमेरिका का ये न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात है, जर्मनी में तैनात है अमेरिका का। तो आप समझ सकते हैं कि एक अमेरिकन प्रेजेंस पूरी तरह से यूरोप में मिलिट्री प्रेजेंस है और उसको अब तक वापस नहीं किया गया है। और जिस तरह का व्यापक नौसैनिक बेड़ा, मिलिट्री अड्डे पूरे दुनिया में है, उससे भी अमेरिका ने विड्रॉ नहीं किया है। यहां पर यही लग रहा है कि आने वाले समय में 3-4 साल, 10 साल जो भी है, अगर ट्रंप जैसी पॉलिटिकल स्थिति रही अमेरिका की, तो यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद लेनी हो। और यूरोप का मतलब है, मैं माइनस कर रहा हूं फ्रांस और यूके को, क्योंकि वो अपने आप में सामर्थ्य हैं, अपने आप को टैकल कर देंगे। ठीक है, लेकिन जर्मनी बहुत वल्नरेबल हो जाएगा। देखिए, आप जब बात कर रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर आई है यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई। यूक्रेन को आर्थिक मदद पर यूरोपियन यूनियन बैठक में चर्चा हुई है और अभी हम बता रहे थे $100 बिलियन देगा। ये $100 बिलियन देने का प्रस्ताव आया है। हथियार भी अलग से भेजने का प्रस्ताव आया, यानी अभी मुहर लगनी बाकी है। और ये प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन में रखने वाले हैं मैक्रोन। तो सवाल यही है कि क्या ये $100 बिलियन जो दे सकता है यूक्रेन, ये कितनी बड़ी मदद होगी? अम्बेसडर मल्होत्रा, मैं ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन आपके पास आता हूं, लेकिन अम्बेसडर मल्होत्रा मुझे ये बताइए, यूरोपियन यूनियन अगर $100 बिलियन देता है, अगर वो यहां पर हथियार देता है, तो क्या यूक्रेन के लिए एक ठीक ठाक मदद हो जाएगी अगले कुछ दिनों के लिए सर्वाइव करना इस वॉर को? और तब तक देखेंगे कि अमेरिका क्या करता है। नहीं, देखिए, अगले 2-3 दिन में कैसे होगा, या अगले 2-4 महीने में कैसे होगा। आज अनाउंसमेंट होगी, कल प्रोडक्शन शुरू होगी, फिर सप्लाईज शुरू होंगी। इस बीच में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि अमेरिका चाहता है शांति, अमेरिका चाहता है कि सीज फायर हो जाए, एंड टू द वॉर। रशिया भी अंदर से यही चाहता है, यूरोप भी अंदर से यही चाहता है। फर्क सिर्फ ये है कि किन शर्तों पे हो ये। अमेरिका कह रहा है ज़ेलेंस्की को खुले शब्दों में, यू डोंट हैव एनी कार्ड्स, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर जो रशिया ने ले लिया है आपकी ज़मीन, उसके बारे में ज़्यादा शोर नहीं मचाइए और सिक्योरिटीज़ की बात नहीं करिए। यूरोप का ये मानना है कि इस तरह की शर्तों पे अगर ये शांति होती है तो एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कल को कोई भी खड़ा होके किसी को भी अटैक करेगा
और यूज ऑफ फोर्स जो है फिर वो जो है नॉर्म बन जाएगा, वो ऑलरेडी बन रहा है। हमने आर्मीनिया और अजरबैजान में देखा, अजरबैजान ने यही किया 25 साल तक जब नेगोशिएशन होती रही, फ्रांस, अमेरिका और रशिया तीनों मिलकर उसका फैसला नहीं कर पाए नागोर्नो कराबाख का, नागोर्नो कराबाख। तो अजरबैजान ने अटैक किया, 44 दिन वॉर हुई, सब उसने जमीनें वापस खींच ली। इजराइल यही कर रहा है और रशिया ने भी यही किया। तो ये जो नॉर्म बनता चला जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। तो मुझे लगता है यूरोप चाहता है कि कोई डील अगर होती है, डील तो होनी ही चाहिए, वरना उनके ऊपर हर तरह से बोझ तो है। चलिए फिर एक काम करते हैं, अब अगली बात जो हम करेंगे वो इसी पर करेंगे कि यूरोप को सबसे बड़ा खतरा क्या लग रहा है, जो आपने एक बड़ी लकीर यहां पे खींची। लेकिन कुछ खबरों के बाद डोनेस्क में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर ड्रोन अटैक हुआ है, ये जानकारी भी लीजिए। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी कमांड पोस्ट में तबाही।